क्या आपकी आंखों में सपने हैं, लेकिन ख्याल रखना हर सपना जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं, इनकी जिंदगी के कितने जीरो हैं आप गिनते चले जाओगे। पहला जीरो, घर के अंदर फाइनेंशियल ट्रबल्स थी। जीरो नंबर 2, पिज्जा हट में पिज्जा बॉय बने ये। फिर उसके बाद जलंधर आए, यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, ये जीरो। गुरुग्राम में आए, ये जीरो। जीरो जीरो जगह जगह पे किया, कुछ नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब से 11 साल पहले कुछ ऐसा इन्होंने किया जिसके कारण से आज इनके YouTube चैनल पर उतने ही जीरो है, लेकिन उसके साथ में उन जीरो से पहले एक 6M भी लिखा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम, वी हैव विद अस हिमेश मद्दान। थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू थैंक यू। हिमेश, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, आपने बताया कि बिगनिंग आपकी बहुत ही खराब थी, जीरो था। अब कितना पैसा आपके पास आ चुका है? कितना है कि वो रोशनदान से, खिड़कियों से, दरवाजों से ऐसे आ रहा है कि आप ऐसे अपना लैपटॉप उठाते हो, मतलब सीसीडी में छोड़ते हो, निकल जाते हो, लोग आते हैं उठा के। मतलब ऐसा इतना ज्यादा पैसा, आपको बता दो आप अपना लैपटॉप कहाँ छोड़ने वाले हो? हुआ क्या था? सीसीडी वाला इंसिडेंट आप पूछ रहे हो? आई सॉ दिस वीडियो 2017 में देखी थी, मुझे याद है। क्या हुआ था ये? तो वो एक लेसन सीखा था बहुत बड़ा, और ये इंपॉर्टेंट, अच्छा कि आपने पूछा, क्योंकि ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो हम एम्बियंस मॉल में स्टारबक्स में थे। तो आप सोचते हो मॉल है, स्टारबक्स है, लोग हैं वहां पे, तो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग एलिमेंट नहीं होगा। अब आप सोचते हो दुनिया अच्छी है। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बहुत बार कैफेज में काम करते हैं। कहीं कोई मीटिंग हुई, उसके बाद किसी कैफे में बैठ के काम कर लिया। तो कहीं से हम आ रहे थे, हमने सोचा स्टारबक्स बैठते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं। तो लैपटॉप वगैरह रखे हमने, चलो अब कॉफी ऑर्डर करके आते हैं। कॉफी ऑर्डर करने, अच्छा वहीं पर थे? यू डिड नॉट गो टू वॉशरूम? ना, हम ये बगल में ही थे, समझ लो आप, मतलब जस्ट काउंटर पर। हाँ, काउंटर पे थे, एंड फ्यू सीट्स अवे लैपटॉप होंगे। बट द पर्सन वो सो, हमने बाद में वो फुटेज देखा ना सीसीटीवी, वो दिखाया तुमने? हाँ, मुझे तो याद है। उसको उसने पूरा आसपास पहले पूछा कि यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है। तो उसको क्लियर हो गया कि इनके नोन नहीं है, राइट। एंड देन उसने धीरे से लैपटॉप अपने बैग में डाला। बैग खाली लेके आया था लैपटॉप वाला, ताकि किसी को डाउट ना हो। उसने दोनों, उसको तो 1+1 मिल गया ना। तो एक लैपटॉप लेने आया था, 2 मिल गए। अच्छा, 2 चोरी हुए थे? मेरा और अच्छा, गुंजन का भी था? यस। एंड गुंजन उस टाइम पे वर्किंग थी, तो उसके ऑफिस का लैपटॉप था। तो उसका वो मतलब ऑफिस की तरफ से मिला हुआ लैपटॉप था। वो ये मुझे याद नहीं मुझे। अच्छा, ओके। तो दोनों लैपटॉप उसने उठाए, वो चला गया। एंड बाय द टाइम हम पहुंचे, जो भी किया, एंड उसको तो भागना था ना, वो निकल गया। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है आपने उठा के अपने YouTube चैनल पे डाली थी वीडियो। राइट। कुछ मिला, पता लगा, आइडेंटिफाई हो पाया? पुलिस का भी पॉइंट ठीक था कि मर्डर तो सॉल्व कर नहीं पा रहे, हम लैपटॉप कहाँ से सॉल्व करें। मैं चुप हो गया, मैं कहा ठीक है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट यार। जिसके घर में किसी की जान गई, आप ऑफ कोर्स पहले उसको देखो, मेरा लैपटॉप कोई बात नहीं। अच्छा, एक मुझे बताइए, आपकी एक वीडियो में देख रहा था, सोने से पहले क्या करें, 2.5 करोड़ व्यूज, जागने के बाद क्या करे, 60-70 लाख उसके ऊपर भी व्यूज। वो सोने से और जागने के बीच में इंसान क्या करे, सोते, वो भी बता देते हैं। वो ऑटो पायलट मोड है। देखो, पहिए जो होते हैं ना, चारों नहीं चलते गियर से, है ना। दो चल गए तो बाकी 2 चल जाएंगे। बाकी तुम अपने आप करो भाई। सोने से पहले क्या है बता दिया, सोने के बाद में तुमने क्या कर रहे हो वो बता दिया, बीच में क्या कर रहे हो तो आ जाएगी। और नींद के लिए तो जीते हम, एक अच्छी नींद ही तो चाहिए। उसको भी तुम ऑर्गेनाइज करा दो। नहीं यार, वो तुम्हारे पर छोड़ दिया आपने। अच्छा, मैं आपकी एक और वीडियो देख रहा था, और मैंने देखा कि वहाँ पर ना आप लोगों के एक, आपने टेंसेस सिखा रखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी वीडियो है, 1.5 करोड़। फिर बॉडी लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज 1.5 करोड़, बॉडी लैंग्वेज 1.5 करोड़। अव्वल के होर्डिंग मैं पूरी दिल्ली के अंदर देख रहा हूँ, वो भी लैंग्वेज के अंदर। मेरे ख्याल से आप लोग बस लैंग्वेज वर्ड यूज करते होगे और वीडियो पहुंच जाती है करोड़ों पर। देखो, एक टाइम होता है, मैं ये कहूंगा, अगर आप रिसेंटली देखो तो मैं ये वीडियोस अभी नहीं डाल रहा, लेकिन उस टाइम पे ना चैनल्स नहीं थे जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो जो भी मेरे को ऑडियंस बताती थी कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज़ को समझता था, सिंप्लीफाई करता था, उसके किसी एक्सपर्ट से बात करता था। फॉर एग्जाम्पल टेंसेज, तो मैं एक लैंग्वेज कोच नहीं हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं सिखाता हूँ। और दिल्ली आके जॉब करने के लिए बहुत कुछ सीखा, जिसमें इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। यूनाइटेड एयरलाइंस में जॉब करी, तो एयरलाइंस में जॉब करने के लिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको हर वक्त इंग्लिश बोलनी है। तो तब बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे। अब जब किसी ने कमेंट्स में लिखना शुरू किया कि हमें लैंग्वेज में हेल्प करो, और मैंने देखा यूट्यूब पे तब वीडियोस नहीं है, तो फिर मैंने देखा कि टेंसेज इज द रूट, टेंसेज बहुत जरूरी है। तो टेंसेज के ऊपर वीडियो बना दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे चैनल पे वो टॉप 3 वीडियोज में हमेशा रहेगी, ये इंटेंट से नहीं बनाई। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप करते रहते हो तो समथिंग वुड क्लिक, समथिंग वोंट क्लिक, करते रहना इज आवर ड्यूटी। पूरी की पूरी फैमिली इसी के अंदर है। जब भी वो लैंग्वेज की बात आती है तो हम लोग आपके अलावा, अच्छा मैं आपको बताऊं, हिमेश के फादर जो हैं टीएस मदान जी, मस्ट बी 67 नाउ जी। हाँ, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उनको मैंने देखा था ड्यूरिंग कोविड। एक वीडियो में
आई वॉज स्टार्टल्ड जब मुझे पता चला दिस मैन लुक्स 35-40 एंड ही सेड दैट ही वॉज 65 दैट टाइम। अच्छा, एनीवेज, तो TSG यूट्यूब पर हैं, मम्मी भी हैं, जी जी, मम्मी भी हैं। अव्वल इनके जो अव्वल छोटा है, अव्वल ब्रदर बड़े मेरे से, elder अव्वल brother। इज एल्डर। अच्छा, तो अव्वल जो इनके बड़े ब्रदर अव्वल हैं, दुनिया में अव्वल आए थे। तो अव्वल आए, पहले आए। उसके बाद साक्षी जो है फिटनेस देखती है वो भी, जी जी जी, शी इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। साथ में हिमेश जो है वो भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और साथ में हिमेश की जो वाइफ हैं गुंजन, वो भी। मतलब आप चाहते क्या हो, हम लोग छोड़ दें यार, खत्म करो बात को यार, उठाओ पैक करो यार यहाँ से। पूरी फैमिली ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखना है, तो हम लोग किस बात के यार। देखो जब 6 लोग इकट्ठे हो जाए ना, सबको बोलने का शौक हो, तो आपस में कोई किसी की सुनता नहीं है। फिर हमने सोचा दुनिया को सुना देते हैं। कई बार एक कमेंट आते होंगे, जैसे अगर आप देखो कैरी मिनाटी, उसका कमेंट बहुत, क्योंकि रोस्टिंग करता है तो रोस्टिंग करने वाले को तो भर भर के गालियाँ मिलती है। उसने अभी 2-3-4 साल पहले अपना एक सॉन्ग बनाया यलगार, और मेरे ख्याल से उसकी व्यूअरशिप है 35 करोड़। क्या विचार है, गाली तो हमको भी मिलती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमको गाली ना मिलती है। तो जब गालियाँ मिलती हैं नीचे कमेंट के अंदर, डिसलाइक्स मिलते हैं हमारी वीडियोस को, क्या रिएक्शन होता है आपका? मुझे लगता है कि गालियां ना पार्ट ऑफ सिलेबस है। सफलता का अगर कोई सिलेबस है तो उसके अंदर हेट, नेगेटिव कमेंट्स, गालियां, ये चैप्टर है। ये चैप्टर पूरे करे बिना आप आगे नहीं जा सकते। आप कहो कि मुझे इससे फर्क पड़ रहा है, मैं इससे अफेक्ट हो रहा हूं, अगर अफेक्ट होते रहोगे ना तो आप वो चैप्टर क्रॉस नहीं कर रहे। कौन है जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उसको गाली ना पड़ी हो? कौन है जिसने कुछ कदम बढ़ाए और दुनिया को प्रॉब्लम ना हुई हो? बट मैं इसको सेलिब्रेट करता हूं। अगर तो फीडबैक है तो ले लो, अगर सिर्फ हेट है तो इसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। जो कुछ नहीं कर सकता वो गाली दे सकता है। राइट? तो वो इनसिक्योर्ड है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी वीडियोस में कुछ कमी है, तो फिर तो हमको थैंक यू देना बनता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और या फिर वो जेलसी में कर रहा है, जलन कर रहा है, तो फिर वो बता रहा है कि भाई साहब तुम बेहतर हो, मैं खराब हूं, तो फिर हमको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर हमको थैंक यू बोलना चाहिए, तो हर जगह हमको थैंक यू बोलना चाहिए। हमें तो खुश रहना है ना। फिल्टर लगाएंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो ले लो, क्या बात है, थैंक यू, कुछ सीखने को मिला। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, थैंक यू, पता चल गया मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तभी तुम जल रहे हो। हिमेश, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी 5-6 साल पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ पे वो भी वीडियो जा रही है। और मैं आपको एडमिट करना चाहता हूँ, इसके कारण से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने मैनिफेस्ट किया था कैटरीना कैफ, मेरी लाइफ में कैटरीना कैफ आ जाए, और इस वीडियो के कारण से 50% मेरी लाइफ में कैटरीना कैफ आ भी गई थी। आप चाहे इसको मजाक समझ रहे हो, 50% इट वॉज डन। 100% मेरी तरफ से, 0% उसकी तरफ से, हो गया 50%। गुड वन। ये तो बीच में विकी कौशल आ गया, नहीं तो बात तो पूरी 100% बन जाती। अच्छा, आपका क्या विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कितना वर्क करता है ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस से, और मैंने बहुत बार इस चीज में एक्सपेरिमेंट किया है, वो जो आप वीडियो कह रहे हो वो तकरीबन 10 साल पुरानी है। अच्छा, 10 साल पुरानी है। और Okay. वो यहाँ 8-9 साल तो है ही। 8-9 साल में मैंने और इसको एक्सपेरिमेंट किया और रिसर्च किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है जो हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, वही है जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, वही है जो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। लोग इंटरप्रिटेशन क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझते हैं कि बस सोचना है और हो जाएगा, सोचते रहना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हमारे सोचने में क्या है? Yes. मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख देख कर मैं हरकत सोचता बदल रहूं सकता अभी नहीं। यहाँ पे हाथी आ जाए, 2 मिनट बाद हाथी नहीं आ जाएगा। सोचने में और सही सोचने में फर्क कहां पर है? तो ब्रॉडली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग एक ये भी निकलता है कि हमने कुछ सोचा और हम वो पालेंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे। बट इसको सिर्फ इतना समझ के हम ये सोचें कि बस कुछ इमेजिन कर लिया, कुछ माइंड में विजुअल बना लिया, बस रोज एक ही काम है, विजुअल बनाते रहो, मिल जाएगा, ये गलत तरीका है इसको लेने का। स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है? शुरू हर चीज बिलीफ से होती है, राइट? आप कुछ सोच रहे हो लेकिन अंदर से आपको विश्वास नहीं है कि आप वो कर सकते हो, तो उस चीज का साइज उतना कर लो जो आपको अंदर से विश्वास दे। मतलब ऑनेस्टली आपके मन से आनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो तो होगा ही होगा, डाउट नहीं रखना। सो यू वांट टू से कि अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं 10,000 कमा रहा हूं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाता हूं, मुझे 100 करोड़ चाहिए, अंदर से मुझे पता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं, पोटेंशियल नहीं है, मैं 100 करोड़ तक पहुंच नहीं सकता, बट क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है तो मुझे बोलना है, तो वो फायदा नहीं है। आपको जेन्युइनली लगता है ये एक बड़ा सपना है लेकिन पॉसिबल है, उस सपने को आप फील करना शुरू करो। सिंपल साइंस है, किसी चीज को अगर आप रोज सोचोगे, रोज सुबह उठ के उसके बारे में सोचोगे, सारा दिन स्विच ऑन रहेगा कि इसके लिए मुझे क्या करना है, राइट? जो सक्सेस क्रिएट करते हैं वो आम लोग ही होते हैं, सपने ही बड़े होते हैं। तो आपने एक बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया। आम लोग ही होते हैं, सपने बड़े होते हैं, राइट? वेरी गुड। तो हमने वो बड़ा सपना हर रोज खुद को रिमाइंडर देना शुरू कर दिया। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। 2019 1 जनवरी मैंने अपने साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया,
राइट अभी 4.5 साल पहले। राइट उस टाइम पे फाइनेंस ऐसे थे कि आई वॉच मेरे लिए एक सपना था, मतलब 35-40 हज़ार की चीज़ भी एक सपना था। जब इंसान का एक सपना 35,000 का है और साथ में मैंने एक 70 लाख की मर्सिडीज भी सपना था। 35,000 से 70 लाख एक साथ मैंने ये ड्रीम्स देखे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, इस तरह के कई सपने देखे। तब पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट रियल गोल था मेरा कि यार मैं कर सकता हूं, मेहनत करूंगा। हर दिन उसको देखना शुरू कर दिया, उसमें ट्रैवल भी था, इंटरनेशनली कहाँ कहाँ जाना है, और फोटोज बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फोटो थी ऑस्ट्रेलिया में, ओपरा हाउस है, उसके आगे मैंने अपनी और गुंजन, मेरी वाइफ की फोटो, राइट, अपनी और गुंजन की फोटो उसके आगे फोटोशॉप के साथ लगा दी कि ये सच करना। शादी कब हुई थी? शादी हमारी थी 2015। अच्छा, 8 साल हो गए। राइट ओके। और एक तभी मुस्कुरा रहे हो, गुड बाय। एक फोटो थी जिसमें मर्सिडीज के आगे मैंने मेरी और गुंजन की फोटो लगा दी, वॉच की फोटो लगा दी, 2 हाथों में हमारे वॉच है। ये सब कुछ रोज देखना शुरू कर दिया सुबह उठ के, बट सिर्फ देखना नहीं, दिन रात उसके लिए काम भी किया कि ये मेरे गोल्स हैं। मैं जैसे मेरा एक गोल है 100 बच्चों की हेल्प करनी है, अब मैंने कर लिया वो अचीव, 100 बच्चों को एजुकेशन फंड कर, एनजीओ बना रखा है। एजुकेशन मैं एनजीओ के थ्रू फंड कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप सिर्फ फंडिंग कर रहे हो, दे आर लुकिंग आफ्टर, टेकिंग केयर ऑफ 100 चिल्ड्रन, उनकी पढ़ाई का। तो इस तरह के सारे गोल्स रोज सुबह देखे हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत करी है, और हर वो गोल अचीव हुआ है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, उसके लिए मेरा बिलीफ था, उसके बाद रोज उसके लिए एक्शंस लिए, ग्रेटफुल रोज रहा, इरिटेटिंग लाइफ नहीं बताई, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, जो है उसका शुक्र किया। पॉजिटिव इमोशंस के बिना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से अगर आप नेगेटिव हो और जिंदगी में रिजल्ट पॉजिटिव हो, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉजिटिव रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हर रोज शुक्राना रहे। तो मैंने ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास घड़ी नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहा, शिट यार कैसी बुरी लाइफ है। मैं हर रोज अपने गोल्स को देखता था, बहुत आगे आए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत गोल्स लिखे थे, अचीव किए, ये भी अचीव होंगे। आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, ग्रेटफुल टू गॉड, और इसके लिए आज मुझे क्या करना है। कोई भी इंसान ये ताकत रखता है कि हर दिन अगर वो सही से बिताए तो अपना हर सपना पूरा कर सकता है। प्रॉब्लम सपनों में नहीं है, प्रॉब्लम है एक्शंस में। टाल देते हैं, आलस आ जाता है, विश्वास नहीं होता, सीखने को रेडी नहीं है, रील्स में लगे रह गए, इधर उधर टाइम चला गया, डिस्ट्रैक्टेड है, लस्ट है, एंगर में निकल गया, इमोशंस मैनेज नहीं है। प्रॉब्लम्स ये हैं। सपना देख के हर कोई पूरा कर सकता है, उसको अगर रोज खुद को मोटिवेट करें, रोज खुद को ट्रिगर करें, पॉजिटिवली अपना दिन बिताएं, खुशी खुशी उसको पूरा करें, हर सपना पूरा होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं हिमेश, जूसर के नीचे अगर जूस आ रहा है बिटर गोट का, करेले का, तो ये तो नहीं हो सकता कि तुम ऊपर से डाल रहे हो ऑरेंज और नीचे करेले का जूस आए? अंदर करेला ही है तभी करेले का जूस आएगा। ये हो नहीं सकता कि नीचे ऑरेंज निकले अंदर करेला हो। ऑरेंज चाहिए तो अंदर ऑरेंज डालोगे तो ही ऑरेंज आएगा। बिल्कुल। तो अंदर आपके क्या है? क्रिटिसिज्म है, नेगेटिविटी है, एनवे है, जेलसी है, हेट्रेड है, नफरत है, तो बाहर से नफरत ही निकलेगी, आपको आपका मैनिफेस्टेशन कामयाब नहीं हो सकता। बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो बड़ा विचार चाहिए, अनार का जूस चाहिए तो ऊपर अनार चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन के लिए आप क्या कहोगे? यही कि हम लोगों को सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और उसी के लिए काम भी करना है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन तो। बट बहुत लोग एक्शन लेते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, वहां आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं। और ये ग्रंथ भी कहते हैं, श्री भगवत गीता में लिखा है या गति सा गति भवा, राइट। बाइबल में लिखा है द वे वन थिंक इट सो ही गेट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है जैसो सेव तैसो पाए। और हमारा एक्सपीरियंस भी ये कहता है, जिसकी जुबान पे मंदा रहता है, मार्केट में चले जाओ, जिसकी जुबान पे धंधा कैसा है मंदा, धंधा कैसा है मंदा, धंधा कैसा है मंदा, उसका मंदा ही रहता है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है। और जो लोग खुश रहते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो हम आसपास देख लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 10 सीक्रेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, धर्म भी यही कहते हैं, और आसपास के रिश्तेदार भगवत गीता में भी लिखा हुआ है 3 अध्याय के अंदर 21-22 श्लोक के अंदर, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान माप अवाप्यम वर्तेम च कर्मणि यदि हम न वर्तेम जातु क्रमे तितंत मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। न मुझे हे पार्थ कर्तव्यम, कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों के तीनों लोकों में कार्य करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, हजारों लाखों करोड़ अरबों सालों से कार्य कर रहा था, कर रहा हूं, करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य नहीं था, तभी मैं अपना काम कर रहा हूं। हे मनुष्य, तूने ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए भेजा है, अपना कर्म क्यों नहीं करता? कर्म कर। क्या बात है, कर्म कर, कर्म कर। हिमेश, कितनी बार ऐसा होता होगा कि आपने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद आपको लगता होगा ये वीडियो जो है कम से कम 10 मिलियन और जाती वो 1 लाख भी नहीं है? क्या ऐसा होता है आपके साथ में? और कितनी बार आपने सोचा होगा यार ये क्या बना दिया, और पता चला वो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20, 30, 40 मिलियन होता है आपके साथ में? मेरे साथ में बहुत बार होता है। सबके साथ होता है। मैं जितने भी क्रिएटर्स को मिलता हूँ, यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को, सबका ये थॉट है। और आप देखो, ये सिर्फ क्रिएशन वर्ल्ड में नहीं है,
ये आर्टिस्ट के साथ भी हमेशा रहा है। उसने पेंटिंग बनाई, कोई पेंटिंग उसने सोचा था ठीक ठीक बनी है, वो इतनी बड़ी बिकी, और कोई उसने पूरी जान लगा के बनी, उसको किसी ने वैल्यू नहीं किया। बॉलीवुड में ये होता है, हर डायरेक्टर कोशिश तो यही कर रहा है ना, ये मेरी मूवी तो जाएगी, ये तो रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। बट द ओनली डिफरेंस इज कौन कंसिस्टेंटली अच्छा करने की कोशिश करते जा रहा है, सीखते जा रहा है। हर बॉल आपका 6 नहीं बजेगा, बट हर बॉल पे आपका अगर एफर्ट अच्छा है तो 6 बजता रहेगा, कहीं ना कहीं बजेगा। मैं आपको बताया था मैं एक फैशन डिजाइनर था एंड आई वाज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। तो मेरे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेज में भी 1989 से लेकर 2003 तक 13-14 साल के लिए मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर था, फैशन डिजाइनर था एंड आई वाज सप्लाइंग टू अमृतसर आल्सो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हिमेश और मैं जो हैं, हम दोनों के दोनों पड़ोसी हैं। हिमेश आजकल गुरुग्राम में है, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन हिमेश को नहीं पता कि हम लोग पंजाब में भी पड़ोसी थे। हिमेश अमृतसर में एंड आई वाज बोर्न इन कपूरथला, हम वहां पर भी पड़ोसी थे। क्या बात है। अच्छा, तो मुझे अपने गारमेंट डिजाइन में मालूम है, याद है मुझे, कि जो डिजाइन मैं सोचता था ये बिकेगा बहुत ज्यादा, ये तहलका मचा देगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो नहीं बिकता था। जिसको मैं सोचता था ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और वही हिट हो जाता था। कुछ नहीं पता आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं। बट वो करते रहना इंपॉर्टेंट। आप करते रहे, इसलिए कुछ बिका, कुछ रह गया, लेकिन बस करते रहो, करते रहो, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालो, अपनी तरफ से सब कुछ एल्गोरिथम देखो, वाईटी स्टूडियो को देखो, उसके बाद सब कुछ छोड़ दो एल्गोरिथम्स के ऊपर। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ में हिमेश कि वीडियो बनाते हुए बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर्स बने हो, कोई ऐसा ब्लूपर आपको याद हो कि आप वीडियो बना रहे हो, मान लो कैमरा खराब हो गया, मान लो बनाते बनाते आपके मुंह से कुछ निकल गया, या बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ कि सारा का सारा जो सेट था, जो हम लोग देखते भी हैं, सेट खराब हो जाते, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, देखो, अगर मुंह से कुछ निकल जाए वो तो अपने हाथ हम ट्रिम कर सकते हैं, वो तो बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन वो तो हमारे एडिटर्स दे टेक केयर ऑफ दिस। यस। और इवन मैं कहूँगा 2-3 बार ये भी हुआ कि हमने कुछ शूट किया और वो फाइल में कुछ चैलेंज आ गया, माइक ऑन नहीं था, ये भी हुआ है। 12 साल 11 साल तो हो गए, हर चीज़ देख चुका हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब थी जब हमने एक आउटडोर रेस्टोरेंट के साथ बात करी थी, एक शूट हमने पूरी बाहर करी थी। कहाँ की बात है ये? ये गुड़गांव की बात है, साइबर हब की। तो एक रेस्टोरेंट के साथ बात करी, कुछ पेमेंट्स इन्वॉल्व थी, वो करी, परमिशंस ली, कोलैबोरेशन थी वो? कोलैबोरेशन तो नहीं थी, पेमेंट्स मेरी तरफ से इन्वॉल्व थी कि हमें आपकी लोकेशन यूज करनी है। अच्छा, ओके, यू वर यूजिंग देयर लोकेशन यूज कर रहे थे। साइबर हब से परमिशन ली क्योंकि कैमराज अंदर आएंगे, सब कुछ होगा। अर्ली मॉर्निंग पूरी टीम रेडी हुई क्योंकि लोगों के आने से पहले शूट करनी है, एंड वो वाला डेटा हमारा करप्ट हो गया। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जर्नी का पार्ट है। लेकिन यस, उस टाइम पे लगता है कि यार पूरा प्लान प्रोसेस, और वो भी सेम डे पता चल जाता, बात अलग थी। जब वो एडिट में गई हफ्ते 8 दिन बाद, देन वी रियलाइज कि हमारे पास वो डेटा ही नहीं है। हाँ, मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा एक पूरा वीडियो जो थी, 2-3 वीडियो जो थी वो मेरे लैपटॉप के अंदर थी, और मैंने समझदारी के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करी क्रोमा के बाहर, वो शीशा ऑन कर दिया। इनवाइटेड बर्गलर्स आया, उसे उठाया लैपटॉप, आउट। तो हम, ये भी हमारा एक कॉमन पॉइंट है, लैपटॉप दोनों के चोरी हुए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप बाहर निकले, साइबर हब में हो, कहीं पर भी, और यू आर घिराउड बाय फैंस? होता है, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि बस हम घर से निकलते हैं और लोग घेर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट अच्छा लगता है, कुछ लोग हमेशा मिलते हैं, जब भी निकलो कोई ना कोई ज़रूर मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की अगर कोई कहे कि आदत हो गई है, मुझे नहीं लगता आदत हो जाती है, हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार है, प्यार की क्या आदत होनी, प्यार तो अच्छा ही लगेगा हमेशा। क्या मुश्किल क्या है यार, रोक के गाड़ी अगर 2 सेकंड में मांगता क्या, एक सेल्फी तो मांगता है इंसान। क्या मुश्किल क्या है? इनकी वजह से तो है, हम लोगों की वजह से तो है, इस प्यार की वजह से तो है, स्पेशली इस, वैसे तो 2-4 अगर कमेंट खराब आते भी हैं तो हो सकता है कि वो हमारी फीडबैक हो, एक अच्छी फीडबैक, उसको हम लोग ढंग से ले लें। मैं तो बहुत ढंग से सुनता हूँ, और खासकर जो गालियाँ मुझे देते हैं, मैं उनको ढंग से सुनता हूँ, देखता हूँ कि क्या वो गालियाँ जस्टिफाइड हैं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है यार। वो हमारा 6 नहीं समझ पा रहा, वो अपना 9 की तरफ से देख रहा है, ठीक है यार, लेट हिम बी। हमें हमेशा दूसरे का 9 देखना, अपना 6 देख करके हम एकदम फ्यूम्ड हो जाए, नहीं वो गलत है, मैं सही हूँ। हो सकता है उसके अंदर एक फीडबैक हो सकता है कि कोई गलती की हो जिसको हम ना देख पा रहे। राइट। देखो, एज अ ट्रेनर हम जो सिखाते हैं, अगर वो खुद अपनी लाइफ में अपनाते नहीं है तो हम सिर्फ कलाकार हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अगर हम सिखाते हैं कि इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव कमेंट पढ़ के हम गुस्से में आ गए, हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हमारा दिन खराब हो गया, तो हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनर हैं नहीं। और अगर हम सच में कोई चीज़ टीच कर रहे हैं, हमें वो प्रीच भी करना, और प्रीचिंग यही कहती है कि फिल्टर लगाओ, काम की चीज़ है उसको लो, अगर काम की नहीं है तो अफेक्टेड मत बनाओ। मुझे याद है ऋषि कपूर आज हमारे साथ में नहीं हैं, लेकिन अक्सर मुझे कमेंट सुनने को मिलते थे कि ऋषि कपूर जो थे बहुत गुस्से से आग बुबला हो जाते थे जब उनके ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर के पेज पर अकाउंट में कोई नीचे नेगेटिव कमेंट करता था, तो ऋषि जी बहुत गुस्से में आते थे,
मेरे ख्याल से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जैसा था ले लो यार, बच्चे ही तो होते हैं 15 20 25 साल के। कहीं ना कहीं ये भी होगा कि ना सामने वाले को अवेयरनेस नहीं है, अभी ट्रेनिंग नहीं है कि हमारी भी कुछ चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, दूसरों को इरिटेट कर सकते हैं, हमें नहीं पता। तो सराउंडिंग कई बार ऐसी होती है, किसी का पास्ट कैसा है। चलो जी, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो गलत हैं, कमेंट गलत करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आज जब भी मैं जाके अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ 5 साल 6 साल पुरानी, और मैं कहता हूँ ये वीडियो थी, मैं ऐसी वीडियो बनाता था, तो वो जो 98% मुझे जो लाइक्स मिलते थे वो सब बेवकूफ थे। उन लोगों ने ऐसी वीडियो को लाइक कैसे किया? मुझे शर्म आती है अपनी पुरानी वीडियोस देखकर। तो इसका मतलब यही है कि हाँ, में गलतियां थी ना यार। वो जो 2% लोग जो डिसलाइक करते हैं या जो नीचे नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो हमारे में कमियां थी ना यार, कि मैं आज खुद बैठ करके उन वीडियो को देख नहीं पाता, कि मुझे शर्म आती कि प्लीज यार इसको उठा के यहाँ से डिलीट कर दो, आई कैन नॉट सी दिस। ऐसा होता है तुम्हारे साथ इतनी पुरानी वीडियोस को देख करके, यार कैसी वीडियो बना दी। मेरी परसेप्शन में ये कमियां नहीं है, ये सफर है। मतलब किसी की भी पहली वीडियो और 10वीं वीडियो में फर्क होगा, नहीं है तो गलत है, और 10वीं में और 50वीं में फर्क होगा, नहीं है तो गलत है। अगर ये तो इंप्रूवमेंट है। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट आपने शुरू किया था, राइट? जो सोचते रह जाते हम, तो फिर ये पीछे भी देखना पा रहे होते, देखने को कुछ होता ही नहीं, राइट? कोई इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई सिंगर हो, उनका फर्स्ट पीस और लेटेस्ट पीस में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। फर्क ये है कि उन्होंने बिना परवाह किए फर्स्ट पीस बनाया, इसीलिए लेटेस्ट पीस तक पहुंचे। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या शर्म आती है पुराना कंटेंट देख करके? यार नहीं यार, ये मैं नहीं हो सकता। नहीं, थोड़ी हंसी आती है, और शर्म तो नहीं कह सकता, प्राउड ही होता है मुझे। तो मुझे गर्व होता है कि यार शुरू किया था ना, यू डिड इट। तो तेरे पास अच्छी लाइट नहीं, यहाँ मैसेज दो ना ऑडियंस को। मतलब मुझे बहुत प्राउड होता है कि अगर मैं कोई पुराना पीस उठा के देखता हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता ये मैंने क्या बनाया था, मुझे लगता है कि तूने किया। तेरे पास लाइट अच्छी नहीं थी, तेरे पास कैमरा अच्छा नहीं था, तेरी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, कट्स कैसे लगा रहा था, कलर कैसे थे, तेरी चॉइस कैसी थी, बट तूने किया। आज स्टूडियो है, तब स्टूडियो नहीं था। कैमरे से ही, मोबाइल के कैमरे से उठा के बनाना, नेचुरल लाइट में बनाना, जो है जितने मीन्स मोड्स हैं बनाए यार, वही तो काफी है। तो मैसेज आप लोगों को यही है यार, जैसे हो स्टार्ट कर लो ना यार। आज मैं क्या हूं? मैं भी तो एक यूट्यूबर हूं। आज हिमेश क्या है, और आप जानते हैं हिमेश, मुझे आप बताइए, अपने ऑडियंस को बताइए आप, कि हम लोगों को क्या क्या बिजनेस मिलता है इस यूट्यूब में आने के बाद, अगर आप बताना चाहें। कोई भी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे यूट्यूब पे कर रहा हो या किसी और प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कर रहा हो, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, 12 से 13 इनकम सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। लोगों को नजर आता है सिर्फ एडसेंस, कि एड से पैसा आएगा, चैनल कब मोनेटाइज होगा। अगर आप स्मार्टली चलो तो बहुत सारे सोर्सेज है, स्टेप बाय स्टेप आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब आपको पैसे देता है, एक एड रेवेन्यू हो एक गया, आपका कोलैबोरेशंस आ गई, ब्रांड डील्स जिसको ब्रांडिंग हम आपके कहते हो गया, राइट। तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है। बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत। और मैं कहता हूं वो एक सेवा है जिसमें मेवा है। एफिलिएट में आप एक ब्रांड को लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, लोगों को वैल्यू चाहिए, ब्रांड को कस्टमर, लोगों को वो मिल रहा है, ब्रांड को वो मिल रहा है, आपको भी अपनी कमीशन। टिल द टाइम आप अच्छे ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला। हाँ, एज लॉन्ग एज अगर आप उसको रमी को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, आप गैमलिंग को प्रमोट कर रहे हो, आप ऑक्टा एफएक्स को कर रहे हो, जो कि एक ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ पैसा बनाने की, आपको धोखा देने की जगहें हैं, तो वो गलत है। लेकिन अगर आप सोचते हो जिसको भी आप प्रमोट करें वो सही है, जस्टिफाइड है, सही है यार, मेरे लिए भी सही हो सकता है, ऑडियंस के लिए सही है, तो क्यों ना करें हम लोग। अगर आप किसी भी गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो जो राइट नहीं है ऑडियंस के लिए, तो वो एक शॉर्ट टर्म है। एक बार आप कर दोगे, एक बार ऑडियंस आपके कहने पे नुकसान करवा लेगी, बार बार नहीं करेगी। तो नुकसान आप करोगे अपना ही फ्यूचर के अंदर। Absolutely. अगर वो शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस चाहिए, 2 4 5 7 लाख रुपए चाहिए, तो आपको वही मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपकी हार होगी, शॉर्ट टर्म में आपकी जीत होगी, लॉन्ग टर्म में आपकी और हार। फ्यूचर में अफसोस होगा ही होगा। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लोग मेरे साथ जुड़े थे और मैंने कबाड़ा कर दिया, और अपने आप को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया। राइट। उसके अलावा हम 3 इनकम अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे थे। जब आपका एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है तो आपका कोई एक्सपर्टीज एरिया होता है। चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो कॉमेडी आपकी एक्सपर्टीज है, अगर आप एक ट्रेनर हो तो ट्रेनिंग में लाइफ स्किल्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, उसके रिलेटेड। मैं इनको एग्जांपल दूं अपना। जी जी जी। जैसे मैं अपने कोर्सेज चलाता हूं, नंबर 1 है मेरा ऑटो पायलट। वो सब बिजनेसमैन जो बिजी हैं वो मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। कहाँ से? ऑल ओवर इंडिया से। कैसे आते हैं? इसी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से तो आते हैं। दूसरी मैं ट्रेनिंग देता हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, हिमेश, कि कैसे मंच पर आके लोगों को एड्रेस करना है, पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, मुझे लोग कहाँ से मिलते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मिलते हैं। तो ये चौथी इनकम, हिमेश यही बता रहे थे आप, कि जिस भी आप प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, वो सीधा टेक ऑफ करता है बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ योर पॉपुलैरिटी ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यही कह रहे थे आप। मेरे एक मेंटी है, उन्होंने एक्टिंग का उनका इंस्टीट्यूट था बॉम्बे में, तो मुंबई में उनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। उन्होंने यूट्यूब पे वो एक्टिंग टिप्स देनी शुरू कर दी, स्किल्स देनी शुरू कर दी, एंड ग्रेजुअली मुंबई के अंदर लोग पूरे इंडिया से आना शुरू हो गए उनके इंस्टीट्यूट में, एंड ऑनलाइन एक्टिंग भी सीखना शुरू हो गए।
दोनों मॉडल्स उनके चलने शुरू हो गए, 15x 20x बिजनेस ग्रोथ हो गई। तो इसी के कारण से Yes. YouTube, Facebook, Instagram क्योंकि आपकी एक एक्सपर्टीज है पर लोगों तक पहुंची नहीं है, लोगों को राइट वैल्यू चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके पास स्किल है, पता ही नहीं लोगों को, तो कैसे बताओगे? जो दिखता है वो बिकता है ना बाबू। तो जो आपके पास है उसको दिखाओ, यही कह रहे हो आप? बिल्कुल। और बहुत सारे लोग रीडर्स होते हैं, तो आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हो। अब आपने किसी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करी, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस के अंदर करी, तो लोगों को कंसल्टिंग भी चाहिए जो फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा की नोट स्पीचेस, जैसे मुझे कई कॉन्फ्रेंसेज में बुलाया जाता है कि हमारे डिजिटल की बात हो रही है, यूट्यूब की हो रही है, मोटिवेशन की हो रही है, सेल्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं 2 घंटे की वहाँ सेशन देता हूँ, स्पीचेस देता हूँ। तो वो भी एक की नोट स्पीचेस कॉन्फ्रेंसेज में अपनी इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, वो भी एक अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो इस तरह की कई इनकम अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली आप सिर्फ क्रिएटर की तरह मत सोचो खुद को, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। जब आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हो, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, अपने मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हो और ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो। सो मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत साल लगा दिए ये चीज़ समझने में कि मैं एक क्रिएटर की तरह चलता हूँ। मुझे लगता है मैं एक आर्टिस्ट टाइप बंदा हूँ, मुझे बस कंटेंट क्रिएट करना है, पैसा लिमिटेड सा आ जाए, जितना गुंजन मेरी वाइफ कमाती है उतना मैं भी कमा दूँ, इक्वल कंट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। 2017 आई रियलाइज्ड कि ये मैं लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ, अपनी विजन के साथ गलत कर रहा हूँ। अगर मुझे हज़ारों से लाखों तक पहुँचना और लाखों तक करोड़ों की लाइफ बदलनी है, तो मुझे एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है। खुद एडिटिंग करनी बंद करनी होगी, खुद हर चीज़ के अंदर घुसना बंद करना होगा, खुद अपना फ़ोन उठाना बंद करना होगा, खुद मेल्स चेक करनी बंद करनी होगी। मुझे हर वक्त ये सोचना है कि मैं ज़्यादा लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचा सकता हूँ। कई बार एक थॉट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाता है। तो वो थॉट के एक क्रिएटर नहीं हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मैं खुद को वीडियोप्रेन्योर कहता हूँ, वीडियोज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ। तो एक वीडियोप्रेन्योर की तरह जब मैंने सोचना शुरू किया, एवरीथिंग चेंज्ड। तो मतलब ये कहना चाहते हैं हिमेश के एक हद तक आपने सब कुछ खुद करना है, अपने घर से स्टार्ट करो, कोई इंप्लॉइज मत रखो, खुद करो खुद करो खुद करो। लेकिन एक जंक्शन पे आने के बाद आपको अब रियलाइज करना है कि नहीं, अब मैं 2 पैसे कमाता हूं, कुछ थोड़ा सा रखना है, कुछ मुझे आगे लोगों को देना है, अपनी टीम को बढ़ाना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ताकि लोगों के साथ में मिल करके टीम वर्क वर्क्स। सो रैपिड फायर राउंड। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आप अगर सुपरमैन हो, ही मैन हो, स्पाइडरमैन हो, क्या बनना चाहोगे आप? आयरन मैन। आयरन मैन? क्यों, किस लिए? देखो स्टोरी बाद में है, नाम में क्या है? आयरन, लोहा। आने तो जो आना है, कोई बात नहीं, हम लोहे के बने हैं। नंबर 2, गो टू डांस मूवमेंट आपका कौन सा है? वो कौन सा मूवमेंट है जिसपे आप स्टेज को, मतलब माइक हो, स्टेज हो, आपके पास कोई ऐसी शर्म नहीं है, गो टू डांस मूवमेंट कौन सी है आपकी? देखो ढोल की आवाज या पंजाबी गाना कहीं साइड पे भी लगा हो तो मेरे अंदर से भांगड़ा जोर से आ जाता है। स्टेप अपने आप निकलते हैं। यस, चाहे जनरेटर की आवाज में भी बीट फील हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पिज्जा के साथ में दही कौन खाता है? कोई नहीं खाता। तो इस ढंग का कोई उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन खाया है? मेरी कजन है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खिलाया हुआ है। तो उन्होंने जल जीरा में एक बार दूध डाल दिया था, तो पता नहीं क्या अंदर से बन गया था, तो मुझे बताया बाद में, पहले मैंने पी लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, पैसा कमाने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो सबसे बुरा था लेकिन किया करना था, पापी पेट का सवाल था? मैंने नाइटिया बेची है सड़क पर। क्या बेची है? नाइटिया बेची है, मैंने एमवे बेचा है, मैंने हर्बल लाइफ बेचा है। जब मेरा गारमेंट्स का बिजनेस अचानक मेरी गलतियों से नुकसान हो गया था मुझे, और मैं एकदम ऊपर से नीचे आ गया था, और बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं, अभी 24-25 साल पहले की बात है। आपने ऐसा कौन सा काम किया पैसा कमाने के लिए? एक इंसिडेंट है, शायद मैंने कभी नहीं शेयर किया होगा। तो इंडिया गेट के आगे मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोगों ने क्या किया, एक पजल थे लोहे के, कोई बेच रहा था सीपी में, हमने सीपी से उससे खरीदे 10 लोहे के वो पजल। और उन दिनों में किसी तरीके पैसे कमाने की चुल थी। सन? ये होगी बात 2005 की। अच्छा, ओए 18 साल पहले। हाँ, जस्ट 12th मैंने क्लियर की थी, तो दिल्ली में आए थे हम, और उस टाइम पे था क्या करें, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो हमने वो सोचा कि ये अच्छा आइडिया है, इसको हम बेचते हैं लोगों को जाके, क्योंकि जो बना रहा है उसको स्किल नहीं है सेलिंग की। हमें लगा हम बेच लेंगे, तो हमने लोगों को जाके बोलना शुरू कर दिया, आप खरीदेंगे। और टिपिकली सेल्समैन की तरह हम घूमना शुरू हो गए। तो इंडिया गेट में जहाँ बहुत लोग बहुत चीज़ें बेच रहे होते हैं, हम भी वहाँ चले गए। और बुरा नहीं था, काम तो अच्छा था। बुरा क्या किया वो बताता हूँ कि वहाँ एक फॉरेनर्स थे, तो वो जो चीज़ हम 20 रुपए की बेचते थे, फॉरेनर देख के हमने 50 रुपए की कर दी। तो अब मुझे लगता है कि यही चीज़ तो हम गलत करते हैं कि कोई बाहर का देखा तो डॉलर वैल्यू पे खेलना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, उस टाइम पे ये भी शायद गलत हुआ हमसे कि बाद में हमें पुलिस ने पकड़ा कि तुम बिना परमिशन के सीपी में चीज़ें कैसे बेच सकते हो, और तुम्हारे घर में बताएंगे। मैंने कहा घर वाले अचानक घबरा ना जाए कि क्या हो गया, सीपी में क्या बेच रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं 2 रुपये कमा ले किसी तरीके से।
तो यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते, समझ कम होती है, फिर भी बुरे की कैटेगरी में कह सकता हूँ कि सीखा नहीं था पूरी तरह, इसलिए बुरा था। तो एक और जीरो आपकी लाइफ का। यस यस, इंसिडेंट क्योंकि कुछ दिनों के लिए ट्राई किया था, बाद में पुलिस ने जब पकड़ लिया तो हमने छोड़ दिया करना कि ठीक है अब सीपी में भी कुछ बेचना है तो परमिशन चाहिए होगी या सेटिंग चाहिए होगी या रिश्वत देनी होगी। यस, ये भी एक जीरो था, याद आ गया आज। इसने भी सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा कि थॉमस तुम 10,000 बार फेल हुए हो टू मेक अ लाइट बल्ब, कहते हैं मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार सफल हुआ ये जानने में कि ये वो तरीके हैं जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। यस यस, तो इस जीरो ने भी तो सिखाया हम लोग। मुझे लगता है असली पढ़ाई, असली सिलेबस जो है ना वो ठोकरों के स्कूल से मिलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ड नॉक्स। अच्छा हिमेश, कभी कोई साइलेंट र्यूमर सुना है अपने बारे में? कोई साइलेंट र्यूमर ऑफिस के अंदर या यूट्यूब पर नीचे कमेंट में कोई साइलेंट र्यूमर? हाँ, यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें मेरी पूरी लाइफस्टाइल बायोग्राफी बहुत कुछ बताया गया, और वो सारी पता नहीं कहाँ से उठाई है, मेरी एज भी गलत है, हर चीज़ गलत है, और वो काफ़ी लोगों ने देखी भी है शायद। तो इस तरह की पहले भी कई वीडियोस बनी हैं, सो गूगल से जो मिला वो उठाया और एक लाइफस्टाइल वीडियो बना दी कि हिमीश का ये घर है, हिमीश की ये गाड़ी है, हिमीश की ये बीवी है। हाँ, बीवी सही है उसमें। मेरा भी अगर आप जाके देखोगे ना यूट्यूब पर तो वीडियोस बनी हुई हैं मेरी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अनुराग अग्रवाल की जो टोटल वर्थ है 25,000 करोड़ है। तो हिमेश जरा तमीज से बात करना। जी जी, तो 25,000 करोड़ है। मतलब आधी लिखी है उन्होंने। कोई ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग जो आप चाहते हो कि जहां जाओ, लिफ्ट में घुसो तो, कमरे में घुसो तो, जहां जाओ वो बॉलीवुड सॉन्ग चलता रहे? कुछ गाने हैं मैं रेगुलर सुनता हूँ, बॉलीवुड नहीं है बट पंजाबी सॉन्ग्स भी हैं। बॉलीवुड में एक है जीना इसी का नाम है, इसको मैं अपना डेली एंथम कहता हूँ। जीना इसी का नाम है। एवरी डे जब मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो ये मेरा एक सॉन्ग है जो कई सालों से बजता है रोज। सो दिस इज समथिंग आई लिव। मैं उस गाने के एक एक वर्ड को फील करता हूँ कि किसी की चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाते हो, प्यार बांटते हो, वो सारे जो मीनिंग्स है ना उसके, मैं उनको फील करता हूँ हर लिरिक्स। मेरा भी है, जैसे पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, दिल करता है यार। आपकी तो आवाज ऐसी है कि आप गा के भी बता सकते हो ना, मैं बहुत मोटी सी सिर्फ आवाज। लिरिक्स बता सकता हूँ। हिमेश बताओ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टैलेंट बहुत काम आया था, आया है और आता रहेगा? कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर? आई थिंक स्टेज कॉन्फिडेंस या पब्लिक स्पीकिंग कह सकते हो आप, कि मैं स्कूल से ही स्टेज में चढ़ने का मुझे शौक था। तब मुझे एक्टर बनना है, मैं इसलिए चढ़ता था कि मुझे कलाकार बनना है, आर्टिस्ट हूँ मैं। और लेकिन वो चीज़ ज़्यादा काम आ रही है अब, क्योंकि मैंने एक्टिंग के साथ जब ट्रेनिंग को मिक्स किया तो एक परफॉर्मर की तरह मैंने लोगों की लाइफ को चेंज करना शुरू किया। सो वो टैलेंट आई थिंक ऐसा है जो हर किसी के काम आता है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। आपके पास MBA की डिग्री है, आपके पास बिल्डिंग्स है, आपके पास बैंक बैलेंसेज हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करोगे ऐसी जिंदगी को जी? और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है यार, कोई MBA की डिग्री नहीं है, अरे कॉन्फिडेंस देख लूंगा। यू आर लिविंग योर लाइफ मैन। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ बन भी जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा टैलेंट जो आपके पास है लेकिन किसी काम का नहीं, बेकार जा रहा है? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो बेकार जाता है। मैं रैप्स का मुझे बहुत शौक था लिखने अच्छा का। अच्छा, तो हिमेश के एक रैपर भी है। हाँ, मतलब मैं पोइट्री बहुत लिखता था, तो अभी भी रैप लिखने का मजा आता है, लेकिन बहुत कम लिखता हूँ। तो कह सकते हैं कि वो चीज़ धीरे धीरे मैंने वेस्ट कर दी। ये मुझे तब पता चलता है जब अचानक किसी बात में मैं, मेरी वाइफ या फैमिली बैठी और मैं नॉन स्टॉप करता जाता हूँ एंड देन दे से कि यार ये तो टैलेंट है जो तो यूज नहीं करता। तो ये ओकेजनली कभी कभी मैं आई कैन गो ऑन 10 मिनट्स कई बार चलता रहता है मेरा, एंड देन सहना पड़ता है मेरी वाइफ को। तो इस चीज के काम आ रहा है उसको टॉर्चर करने में। तूने मुझे 8 साल से किया, ये ले ये एक और रैप ले। एक और रैप ले। वो था ना, एक कपल जाता है जेरूसलम दिल्ली से, और वहाँ पर जाते ही वाइफ की डेथ हो जाती है। तो एक एजेंट आता है, कहता है सर आप अपनी वाइफ की बॉडी को, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, अपनी वाइफ की बॉडी को आप न्यू दिल्ली लेना चाहोगे या फिर यहीं पर आप दफनाना चाहोगे? क्योंकि अगर आप न्यू दिल्ली लेके जाते हो तो सारा खर्चा जो है करीब 4-5 लाख रुपए का पड़ेगा, लेकिन सर अगर आप यहीं पर बैरी करते हो तो खर्चा पड़ेगा सिर्फ 50,000 रुपया। और नंबर 2, जेरूसलम ये तो होली सिटी है, 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट यहीं पर बरी हुए हैं। हस्बैंड कहता है ओके ले चलो उसको न्यू दिल्ली। कहता सर आपने ध्यान से नहीं सुना, सर मैंने आपको कहा न्यू दिल्ली लेके आओगे तो 5 लाख, यहां बैरी करोगे तो 50,000। कहता है एक बात बताओ मुझे, टोटल पॉपुलेशन कितनी है जेरूसलम की? कहता है सर होगी करीब 1 मिलियन। और पिछले 2000 साल में कितने लोग मरे हैं यहाँ पर? कहता है 2000 साल में मरे होंगे करीब 2, 4, 5, 7 करोड़ लोग मरे होंगे जेरूसलम के अंदर। कहता है उनमें से कितनों का पुनर्जन्म हुआ?
कहते सर सब जीसस क्राइस्ट, वही तो 3 दिन के बाद पुनर्जन्म उनका हो गया था, वापस आ गए थे। कहता मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दिल्ली पुनर्जन्म किसी हाथ, ये बहुत रिस्की जगह है। तो ऐसे ही मेरा भी एक टैलेंट था जो कि खराब गया, वो था स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं किसी भी जगह पर, कोई भी जगह पर मेरे लिए ह्यूमर बनाना मुश्किल नहीं होता, बहुत आराम से बना देता हूँ, लेकिन वो सारा का सारा मेरा टैलेंट था खराब गया। मैं कहाँ से कहाँ पर आ गया। बड़ा वेरी हैप्पी। आपका खुद का मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर आपको मिल जाता है अलाउद्दीन का चिराग और आप ज़ुप करते, ज़ुप जिनी निकल के आता और कहता है हिमेश मांग लो, एक विश मांगो। हाँ मैं जानता हूँ आप कहेंगे भैया तू तो 3 विशेष के लिए फेमस है, एक क्यों? भाई देखो जीएसटी आ गया, ऊपर से डिमोनेटाइजेशन हो गया, जॉब जब जा रही है, बेचारे के पास ज़्यादा कमाई नहीं है, वो आपको एक ही दे सकता है। तो अगर इस जिनी के पास सिर्फ एक आपके पास विश हो देने के लिए, तो विश क्या होगी? वो मैनिफेस्टेशन क्या होगा? वो क्या ड्रीम है आपका? ये मे भी सुनने में क्लीशे लगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं दिल से हर रोज़ सुबह अपने आप को कहता हूँ और बिलीव करता हूँ, और ये मैनिफेस्टेशन मेरी है, सिर्फ जीनी के आने पे नहीं होगी, कि मैं लोगों के सपने पूरा करते हुए अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू रीच एवरीवन। मैं आज भी कहूँगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। देख के लेना, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ। उसको मैं ऐसे बोलूँगा तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनेगी। तो विद द माइंडसेट लोगों को वो थॉट देना कि तुम हर चीज़ अचीव कर सकते हो और उसको कैसे करना है, हाउ टू लिव योर ड्रीम्स। सो लोगों के सपने पूरे हो, यही मेरा सपना है। उनको मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा। राइट। अगर दोस्त चाहिए तो एक दोस्त बनना पड़ेगा, प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना पड़ेगा। वो लालाओं की तरह ला 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 नहीं चलेगा, पहले देना पड़ेगा। जो सफ़र है ये बहुत लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर किसी तक पहुंच पाऊंगा। और इस देश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। हम एक राइट टाइम में राइट प्लेस राइट कंट्री हैं। इस टाइम पे ज़रूरत है तो सिर्फ एक माइंडसेट हर किसी का चैनलाइज हो जाए कि मिलकर हम इसको सुपर पावर बनाएं। उसमें मुझे लगता है मेरी, आपकी, हम सबकी एज ट्रेनर्स, एज कोचेस बहुत रिक्वायरमेंट है कि हम देश को फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली फिट बनाएं। अपनी तरफ से जो छोटे से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 142 करोड़ के अंदर एक है, लेकिन एक भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो था ना, वो इंसान गया वो बीच के ऊपर, तो क्या देखता है, वेव अपने साथ में आ रही थी और ढेर सारी स्टारफिश लेके आ रही थी और सबकी सब तड़प रही थी। फिर उसने देखा कि एक इंसान आया और वो क्या करता, झुकता, एक स्टारफिश को उठाता, दोबारा पानी में झुकता, स्टारफिश को उठाता, दोबारा पानी। आधा घंटा 1 घंटे के बाद उसके पास गया, पहले वाला दूसरे के पास, तुम क्या कर रहे हो? 1 2 4 5 7 10 20 को बचा भी लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरा इंसान 1 सेकंड के लिए रुका, अपनी स्टारफिश को अपने हाथ में देख करके बोला, इस एक को बहुत फर्क पड़ता है। तो हम लोग चाहे वो टाइनी सा रोल प्ले कर रहे हैं 142 करोड़ में, तो जो हम लोग कर सकते हैं वो तो करें ना। एक वो सोचे कि हम लोग सिर्फ एक है 142 करोड़ में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। अपनी पूरी जिंदगी में हम एक इंसान की जिंदगी भी बदलते तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो लास्ट ब्रेथ तक लगा रहूंगा कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ बदलूं। मैं अपना कोई, आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पट, लेकिन बताना चाहता हूँ 2002 में मैंने गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा कि एक इंसान नीचे गिरा हुआ है, मोटरसाइकिल उसकी पड़ी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको उठाने का साहस नहीं कर रहा। मैंने उसको उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, वो गीला था, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके गया, पास के ही जैन हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर जाके पता चला कि अगर वो थोड़ी सी देर हो जाती तो वो ना सर्वाइव करता। आज उस बात को गुजरे हुए 21 साल हो चुके हैं। वो कौन था मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन एक फील आती है कि कम से कम एक ज़िंदगी मैंने बचा ली। मैं वहीं पर रहा, पुलिस आई, पूरा मेरा बैकग्राउंड लिया कि कहीं मेरी तो गाड़ी के नीचे नहीं आ गया, कहीं मैंने तो नहीं ठोकर मारी उसकी मोटरसाइकिल को। व्हेन द पुलिस वाज ऑल हैप्पी, दे लेट मी गो। वो 3 4 5 घंटे मैंने हॉस्पिटल के अंदर बिताए और डॉक्टर ने कहा कि अब ये आउट ऑफ डेंजर है। वो सेटिस्फैक्शन यार हिमेश, वो सेटिस्फैक्शन अभी तक है 21 साल के बाद। कम से कम मैंने एक जिंदगी से बचाई। और आप देखो, वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं है, वो पीछे एक परिवार होता है, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, उसने जो अपनी लाइफ में करना था, वो सपने हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन उसकी रहेगी, जो इकोनॉमी में रहेगी, जो उसकी फैमिली में रहेगी, तो एक नंबर नहीं है, वो अपने आप में कितना बड़ा एक सिस्टम है। एक इंसान के पीछे एक परिवार है। हिमेश बताइए, ऐसा कोई मैल फंक्शन आपके साथ में हुआ हो? जैसे मैं कितनी बार स्टेज पर जाता हूँ और हम लोग को पता होता है कि हम लोग को आधा 1 2 घंटा ट्रेन करना है, तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं और जानते हैं वॉशरूम में जाते हुए हम लोगों से, मेरे से कितनी बार ऐसा हुआ कि फ्लाई जिप जो थी वो बंद होनी रह गई मुझसे। ये हुआ, और एक बार नहीं हुआ, कितनी बारी, बहुत ही कॉमन है हम मैन के साथ में। ऐसा कोई मेल फंक्शन, या आपने कोई ऐसा कोई ड्रेस पहनी हो जो आपको लगाओ कि बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप गए घर से बाहर निकले, स्टेज पर आए, तो पता चला नहीं यार, आई शुड हैव वॉर्न दिस।
ऐसा कभी हुआ? हाँ, एक चीज एक बार सेमिनार में हुई थी मेरी, तो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस थी एक कंपनी की, सारे उनके एम्प्लॉयज बैठे और मेरा काम है उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। 4-5 साल पुरानी बात है। और एक इंश्योरेंस कंपनी थी, मैं ले रहा हूँ उनकी कंपनी का नाम, तुम लोग इसके टीम हो, इसके एम्प्लॉयज हो, पूरा मैं अपने जोन में चला गया, मैं चले जाता हूँ स्टेज पे, पागलपन सा आ जाता है लोगों को इंस्पायर करने में, मैं उसमें खो गया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं कॉम्पिटिटर कंपनी का नाम ले रहा हूँ। मैं पीछे देखा तो बैनर, अरे यार, क्योंकि दोनों मेरे क्लाइंट थे। तो लोगों के रिएक्शन से मुझे आइडिया हो रहा था, लेकिन मैं अपने फ्लो में था। एंड देन आई रियलाइज कि बहुत ऑड रिएक्शन मिल रहा है, पीछे देखा वो। हिमेश, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत प्रैंक्स किए हैं। मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर के बहुत प्रैंक्स किए हैं जनता के साथ। कितनी बार हम लोग होता था, बस की बस भर के हम लोग लेके जाते। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो हम लोग पूरी की पूरी 1 बस 2 बस उठ के हम लोग चले जाते हैं। नैनीताल चले गए या शिमला चले गए, वहाँ पर मॉल रोड पर जाके हम लोगों के साथ में प्रैंक्स करते हैं। बाद में उनको बताते कि देखो कितने सारे कैमरा रखे हैं। आपने कोई प्रैंक इस ढंग के पंगेबाजी की है? हाँ, मैंने स्कूल टाइम पे बहुत करी है, मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत करी है। हाँ, रिसेंटली मैंने किया था। मेरी फ्लाइट थी मुंबई से दिल्ली के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट था, गुंजन ने कहीं मेरे साथ चलना था, तो वेट कर रही थी कि चलेंगे। मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली की थी। तो वो भी गुंजन भी मुंबई थी आपके गुंजन साथ? दिल्ली थी, गुंजन घर पे थी बेसिकली। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि मुंबई से दिल्ली आपने आना था, उसके बाद आप दोनों मिलकर कहीं और जाना था? मुझे मुंबई से दिल्ली वापस आना था, तो गुंजन मेरी वेट कर रही थी कि आप दोनों मिलकर के कहीं और जाओ? कहीं जाना था हमें। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट था। मेरी फ्लाइट डिले हो गई 1-1.5 घंटा, तो पीछे अनाउंसमेंट सी चल रही थी, तो मैंने गुंजन को फोन किया कि फ्लाइट तो टाइम पे चल गई थी और उदयपुर में अब लैंडिंग कर दी है इन्होंने, अब मुझे कल की फ्लाइट ये देंगे, सो आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आ नहीं पाऊंगा। सो आई रिमेंबर इट नाउ मोर करेक्टली, मुंबई से मैं सुबह निकला था और मुझे दिल्ली पहुंचना था, और उस दिन हमारा पूरे दिन का एक एक्टिविटी प्लान था मेरा और गुंजन का। मेरी फ्लाइट डिले हो गई और 1-1.5 घंटे बाद, मैं फ्लाइट के अंदर ही था, मैंने गुंजन को फोन किया कि उदयपुर में लैंडिंग कर दी है, शाम तक कोई फ्लाइट नहीं है, अगर मैं बाय रोड भी आऊंगा तो 12-13 घंटे लगेंगे, सो प्रोबेबली आई विल कम टुमारो। और उसको वो फॉर दैट मोमेंट पूरा प्लान उसको लगा। इस तरह के पंगे मैं लेता रहता हूँ, ये रिसेंट इसलिए याद है। एंड देन नहीं, फिर मैंने उसको फाइनली, ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं बताता तो प्लान कैंसिल कर देती वो, तो मैंने बता दिया आज 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल ही था? इट वॉज 1 अप्रैल। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहता हूँ। तो अंदर एक शरारती हिमेश भी पड़ा हुआ है। होना चाहिए, आई थिंक रहना चाहिए हमेशा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि शायद कैमरा पे मैं वैसा नहीं नजर आता हूँ। मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं कैमरा पे अलग हूँ, बट मे बी जो बात हम करते हैं वो सीरियस होती है, वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं, थोड़ी डेप्थ वाले होते हैं, इस कान से हम लोग को ह्यूमन शायद वो नजर नहीं आता, या मैं या उस जोन में जाता नहीं हूँ। लेकिन घर पे मैं पीजेस मारता हूँ, मैं पंगे लेता हूँ, सबकी शक्लें बन जाती हैं, जोक हो जाते हैं, कोई पीजे बन जाते हैं। मैं तो पीजेस में भी बहुत प्राउड फील करता हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है। सो मैं अपनी टीम के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, बट आई डोंट ट्राई कि मैं 2 स्प्लिट पर्सनैलिटीज जीऊँ, बट आई थिंक कैसा हो जाता है। तो ऑडियंस हिमेश जितना सीरियस दिखते हैं इतना सीरियस है नहीं, जितने स्माइल इनके चेहरे पर है उतने शरारती भी है। ये आपके साथ में अभी सीधे बैठे हुए हैं। कोई ऐसी सुपर पावर जो मिल जाए, इनविजिबल बन जाओ, या स्पाइडरमैन की तरह हवा में उड़ जाओ, या जब चाहो जिसके बेडरूम में घुस जाओ, कोई ऐसी सुपर पावर जो आप चाहते हो आपके पास हो? मुझे ना एक चीज का बहुत शौक है, शायद मैं वो सुपर पावर से पूरा कर सकता हूँ। थोड़ा गलत शौक भी कह सकते हो उसको। मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ कि सामने वाले की लाइफ में क्या है, कौन है, कैसे जीता है, इसकी बैकग्राउंड क्या होगी। तो अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मेरे सामने कोई है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, तो मैं पूरी एक बैकग्राउंड कनेक्ट करनी शुरू कर देता हूँ कि इसकी पेरेंट्स कैसे होंगे, इसकी कहाँ से होगा, क्या अर्निंग होगी। सेम हियर, सेम डिट्टो। एक स्कैनर चल रहा होता है, उसकी बातों को स्कैन, उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन। बहुत क्यूरियस हूं मैं इस चीज को। तो मेरे साथ में जब भी मैं मूवी देखता हूँ ना, मैं मूवी को एंजॉय उस हिसाब से नहीं करता, मैं एज ए डायरेक्टर करता हूँ कि इस शॉट को लेने के लिए कितनी बार रीटेक लिया होगा, कहाँ का कैमरा होगा, कहाँ पर लाइट्स होगी, कितनी बार उसको ये रिसाइट कराया गया होगा, कितनी बार उसका मेकअप मैन आया होगा, उसको टच देके गया होगा। सब हमेशा मैं उसका एक एज ए डायरेक्टर देखता हूँ, मैं उसका एज ए मूवी नहीं देखता, लेकिन आई एम एंजॉयिंग। बस इसका नुकसान होता है जो हमारे साथ मूवी देख रहा होता है। तो गुंजन कई बार कहती है कि रुक जाओ, मूवी देख लें। अच्छा, मतलब यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। राइट, टेक्निकल बाद में करना, मूवी देख लें। यार एक्टिंग बड़ी अच्छी करी है इसने, इसके पीछे का सोच, इसने कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया होगा। पॉज कर दें, पहले आप बोल लो फिर मूवी देख लें। आई फील दैट इन सच सिचुएशंस ओवरथिंकिंग हेल्प्स। कुछ सिचुएशंस में ओवरथिंकिंग काम की चीज होती है। ये ओवरथिंकिंग ही है जो मुझे लगता था कई बार कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ,
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा मिल रहा है। मैं सिर्फ एक व्यूअर की तरह से एंजॉय नहीं कर रहा, मैं एज ए डायरेक्टर भी देख रहा हूँ, मैं हर वो चीज़ देख रहा हूँ, मैं एक्टर्स को देख रहा हूँ कि उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मैं हर वक्त मेरा माइंड जो है वो जज कर रहा है एज ए डायरेक्टर, एज ए लाइटमैन, एज ए कैमरामैन, एज एन एक्टर, डायरेक्टर, हर ढंग से मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ। मुझे तो मजा मिलता है। ये प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग है। प्रोडक्टिव, इसको ओवरथिंकिंग की जगह पर इसको एग्जैक्टली यू हैव गिवन द एक राइट वर्ड। डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग है कि हम ये क्या अगर जिंदगी में ये हो गया, अगर सब खत्म हो गया, वो है डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग। प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग अगर हम कुछ जो नहीं भी सोचना सोच रहे हैं लेकिन काम का है, और हाँ, वो सोच रहे हैं, उससे हम लोग अपने आप को और ज्यादा बेटर कर रहे हैं। हिमेश, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज, व्हिच एंड व्हाई? एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक कार। कौन सी ली? मर्सिडीज कौन सा? GLC कितने की? 67 के आसपास की होगी। हाँ। अच्छा, GLC, ऑलराइट। कब लिया आपने? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके पीछे एक कहानी भी है कि जब बचपन में बहुत स्ट्रगल थी तो मुझे मेरी बुआ की बेटी का साइकिल चलाने को मिला था, क्योंकि अपना साइकिल ले नहीं सकते थे। तो मैं लेडी बर्ड में स्कूल जाता था, और तब आप समझ लो कि अगर 6th-7th में कोई है और पिंक कलर के साइकिल में बास्केट लगे हो, आगे एक फ्लावर सा लगा हो, तो उस पे स्कूल जाएगा तो उसके क्लासमेट्स क्या मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनको भी समझ नहीं है। मैं भी बच्चा हूँ, मुझे भी समझ नहीं है। बहुत गंदे वाला मजाक उड़ता था, बहुत ह्यूमिलेटेड फील होता था। सोचता हूँ कि वो साइकिल पिंक कलर का था, उसने अंदर ना लाल कलर की आग लगा दी। तो तब एक जिद आ गई थी कि ये आई ड्राइव समथिंग विच इज़ लग्जरी, विच इज़ एक्सपेंसिव। और वो जिद फाइनली पूरी करी, इसलिए वो ज़्यादा स्पेशल मोमेंट थी मेरे लिए। हाँ, राइट। और ये तब भी फील किया था जब शटल ऑटो में रोज़ जाता था, तब कोई बगल में गाड़ी निकलती थी तो लगता था ये गाड़ी लेनी है। समहाउ एवरी टाइम इट वाज मर्सिडीज़। स्कूल के टाइम पे इसलिए क्योंकि एक मेरे रिलेटिव ने मुझे गिफ्ट करी थी मर्सिडीज़ की छोटी वाली जो टॉय कार होती है। तो जब वो साइकिल वाला इंसिडेंट होते थे तो मैं सोचता था ऐसी गाड़ी लेनी है, एंड वही चीज़ जब शटल ऑटो में बैठा होता था मर्सिडीज़ लेनी है। तो GLC पर जब आए हो आप, 65 लाख की GLC पे आए हो, उससे पहले कौन सी गाड़ी से GLC पर आए? MG हेक्टर, राइट। 25 लाख, अराउंड 20-25, यस। 25 लाख से सीधा 65। हाँ, MG हेक्टर 1 साल के लिए चलाई, उससे पहले i20 थी। उससे पहले i20, राइट। अच्छा, i20 कॉस्टेड यू 7-8। तो शादी के बाद i20 ली 2015। अच्छा, i20 के बाद सीधा MG हेक्टर ली, और यहाँ पर हेक्टर पर आप थे फॉर अ ईयर ओनली। फॉर अ ईयर, यस। उसके बाद 1.5 साल पहले GLC। यस। और जब i20 थी तब भी मैं मर्सिडीज़ के शोरूम में गया था ट्रायल लेने, जब पैसे नहीं थे। जब i20 को 4 साल हो गए थे मैं फिर मर्सिडीज़ के शोरूम में गया था। जब MG हेक्टर ली मैं फिर मर्सिडीज़ के शोरूम में गया लेने से पहले, और फाइनली ली। सो मैनिफेस्टेशन। मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया था। जब TNT का शोरूम खुला था इंडिया के अंदर, सबसे पहले दिल्ली में खुला था 994 के अंदर। तो 997 में मैं गारमेंट्स में था, तो जाके मैंने TNT पर ओखला पे इनका शोरूम था, सिर्फ एक ही था दिल्ली के अंदर। वहाँ पर जाके मैंने गया, घुसा, उनकी टेस्ट ड्राइव ली कि मैं इस गाड़ी को लूँगा सन 2000 में, अब से 3 साल के बाद। फिर 997-98 में मुझे नुकसान हो गया गारमेंट्स के अंदर, मैं ऊपर से नीचे आ गया। वो सपना तब तो रह गया, लेकिन उसके और 10 साल के बाद जाके मैंने एक एक करके अपने सारे ड्रीम जो थे वो पूरे किए। लेकिन वही मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट तो आई है 2006-2007 के अंदर, लेकिन मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि किस ढंग से मैंने मैनिफेस्ट किया था 997 के अंदर। ड्रीम नहीं पूरा हुआ 3 साल में, ड्रीम पूरा हुआ और 13-14 साल के बाद जाकर 2010 में जाके पूरा हुआ। लेकिन वो मैनिफेस्ट किया था तो हुआ, तो काम भी किया और मैनिफेस्ट भी किया, काम भी किया वो मैनिफेस्ट भी किया, तो ड्रीम तो पूरा हुआ। लेकिन हुआ कैसे? टेस्ट ड्राइव लेकर। और जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था हिमेश, मुझे मालूम था मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं उन दिनों अफोर्ड कर पाता। 2007 में मेरे पास थी मारुति 800, बिजनेस ऊपर जा रहा था लेकिन मारुति 800 ही चलती थी पूरे इंडिया के अंदर। मेरे पास मारुति 800 थी, 2 थी, एक मेरे पास थी, एक मेरी वाइफ के पास थी। और मारुति 800 2 लाख से सीधा उन दिनों की 30-32 लाख पे जाना वाज अ ह्यूज ड्रीम। बहुत सारी कैलकुलेशन चाहिए थी, बहुत कुछ मुझे चाहिए था। वो 30-32 लाख आज उन दिनों का, आज का 1.5 करोड़ के हिसाब से होगा। मैं नहीं कर पाया 3 साल में, लेकिन मैनिफेस्टेशन था जो 13 साल में कंप्लीट तो हुआ। सपने पूरे करने का पहला स्टेप सपने देखना है ना? सपने देखना है, उसके बाद करना भी। हिमेश, वो कौन सा फियर है जिसको आप बहुत जबरदस्त डरते हो? जैसे मुझे याद है, मेरा एक बारी MRI स्कैन हुआ था, मुझे जब मशीन के अंदर डाला मेरे सिर को, मैं क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे तंग जगहों से बहुत डर लगता है। मैं चीखा था एंड आई केम आउट। मैंने कहा पैसे आप रख लो 6000 पे, मैं नहीं कराऊंगा, मुझे नहीं कराना। कोई डर आपके दिमाग में हो?
समहाउ ऐसा कोई डर नहीं है। जिस चीज़ से डरता हूँ वो ये है कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है और मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे सेफ्टी इंश्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। तो मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं, जैसे हम ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग कर रहे थे तो मैंने क्लिफ से कूदा क्योंकि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं, कूदा एंड आई रियलाइज्ड कि उनकी सेफ्टी ऐसी नहीं है और मैं बहना शुरू हो गया हूँ। तो मैंने कहा अब मेरी लाश मिलेगी। जंपिंग पर लास्ट ईयर डेथ हो गई और अब वो वहां पर बैन हो गया। अच्छा, अब बैंड है अब पिछले साल से 1.5 साल से अब वो बैन है। तो मैं आवाज दे रहा हूँ बिकॉज मैं फ्लो में नहीं कर पा रहा था खुद को हैंडल, आवाज दे रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा, एक बंदा बह रहा है लेकिन वहां पर तो सैकड़ों लोग खड़े होते हैं। जो इस क्लिफ में हम थे लोग थे, तो किसी ने नोटिस किया, उन्होंने उनको बताया, वो आगे गए, रोप लेके आए, 2-3 बार अटेम्प्ट किया और मैंने रोप पकड़ी और मैं बचा। तो 2-3 एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। पैराग्लाइडिंग कर रहा था। कहाँ पर? मनाली के ऊपर, रोहतांग पास के पास। बिल्कुल एक ही जगह पर है। मेरे साथ में बिल्कुल ऐसे हुआ। हमने ऊपर से पैराग्लाइडिंग करी, लेकिन जो मेरा गाइड था उसने मिस गाइड किया। उसने कहा लैंडिंग के वक्त में अपनी लेग्स उठा लो। मैंने लेग्स उठा ली और उसने जब जैसे लैंड किया उसने मुझे छोड़ दिया और मैं इस हाइट से 3 फुट से नीचे गिरा। मेरे बम्स 6 महीने तक दर्द करते रहे। 6 महीने तक। इस हाइट से 3 फुट की हाइट है, 3 फुट की हाइट से उसने मुझे बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। मेरी लेग्स ऊपर थी तो लेग्स होती मुझे 10 बारी मैंने कहा मैं लेग्स नीचे रखता हूँ, किताब की लेग्स टूट जाएंगी। मैं बात को समझा, मैंने लेग्स को उठाया, उसने यहाँ पर आके एकदम छोड़ दिया, मुझे ड्रॉप कर दिया। उसकी लेग्स आ गई, उसने ड्रॉप कर दिया ना। प्रोफेशनल था वो, लेकिन कैसा प्रोफेशनल था, मुझे बहुत जबरदस्त चोट लगी। आपका ऐसा कुछ इंसिडेंट तो बता रहे थे? मैं कजन्स के साथ था, सबने ग्लाइड करना था, तो जैसे हमने टेक ऑफ किया थोड़ी देर बाद आई रियलाइज कि सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो बारी बारी थे आगे पीछे वाले, और हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं और नीचे पेड़ है। एंड वो दूर से आवाज देके पूछ रहे ये वाला ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है। आपके पीछे नहीं था गाइड? मेरे साथ जो था वो उसको क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ उसको समझा रहा है, ऐसे कर ले, ऐसे संभाल, ऐसे पकड़। एंड देन अब आई रियलाइज कि वो भी अंडर ट्रेनिंग है या इंटर्न है, उसको पता नहीं है। वो उसको इशारों में बता रहा है कि ये पकड़, ये पकड़। समहाउ हवा की कोई डायरेक्शन ऐसी होगी, उसके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। बहुत एक्सपीरियंस नहीं था वो, और उस टाइम टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे, तो शायद आजा तू भी कर ले, तू भी करवा दे टाइप कुछ हुआ हो। बट वो बहुत खतरनाक इंसिडेंट था, उसको संभालने में बहुत टाइम लगा। नीचे मुझे पेड़ नजर आ रहे हैं, दूसरा बंदा उसको आवाजें दे रहा है ये पकड़, ये कर, ये पकड़। सामा उसने कुछ किया एंड देन डायरेक्शन बदली, और कुछ पल के लिए हमें लगा था कि मैं पेड़ों में ही जाके गिरूंगा। तो ये 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मुझे लगा आई शुड नॉट से दिस, आई ऑलवेज स्पीक वेरी गुड अबाउट आवर कंट्री, आई लव इंडिया, बट कुछ चीजों में हमें रेगुलेशंस की नीड है। अच्छा, आपको मैंने बताया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मुझे चोट लगी 2016 के अंदर। लास्ट ईयर मैं दिल्ली से सोलो ट्रिप के लिए निकला अपनी गाड़ी के अंदर, और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है बीर में जाकर। मैं बीर के आधे रास्ते में था, मैं अभी चंडीगढ़ से ऊपर चढ़ाई था, कि अचानक मैं बीर को लोकेट कर रहा था, लोकेशन में डाला, तो बीर में लोकेशन डाला, लेकिन गूगल ने मुझे बीर के अंदर एक इंसिडेंट कल सुबह हुआ था बताया, जिसमें 3 लोग पैराग्लाइडिंग से जिनकी डेथ हुई थी एक दिन पहले। यूं चलते मैंने यू टर्न मारा, यू टर्न मारा। मैंने कहा नहीं जाना, क्योंकि इसी हिमाचल के अंदर मेरे साथ में हिमालय के अंदर हुआ था। मैंने कहा ये लोग इतने ट्रेन नहीं है, बिल्कुल आप ही की तरह, आई लव माई कंट्री, लेकिन हाँ हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं है कि अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में हम अपनी जिंदगी रेगुलेटेड नहीं है। वी शुड बी वेरी केयरफुल कौन कर रहा है। मॉलडीव्स में जब हमें करनी थी स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग कुछ करनी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। गुंजों को स्विमिंग नहीं आती, उन्होंने नहीं मना कर दिया कि नहीं कर सकते। सो कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर ही नहीं सकते, आपकी कोई चलेगी नहीं कि ये कर लेना, करा देना। आपके पास पैकेज आपने खरीदा हुआ है बट आपने स्विमिंग नहीं करी, यू टेक रिफंड। हमारे यहाँ पर अगर पैसा आ जाए उसके बाद जैसा भी है रिस्क, तो इसका है ना, क्या फर्क पड़ता है, डाल दो ना अपने कस्टमर को रिस्क पर। ऑस्ट्रेलिया में थे तो स्काई डाइव करना था, उन्होंने कहा वेदर अच्छा नहीं है, नहीं करेंगे। सो दे वेरी स्ट्रिक्ट। पैसा ना है मतलब रिस्क नहीं लेना किसी भी बिल्कुल, जीरो रिस्क। हमारे पास जो भी एडवेंचर करते हैं, शौक हिमेश को है, गुंजन को भी होगा, मुझे बहुत जबरदस्त शौक है। जैसे आपने बात करी रिवर राफ्टिंग की, क्लिफ जंपिंग की, स्कूबा डाइविंग, पैराशूट जंपिंग और पैराशूट डाइविंग, सब कुछ मेरा भी शौक है। लेकिन मैंने अब सोचा हुआ किसी भी हालत में, लास्ट टाइम जो बीर की बात मैंने देखी है, तब से सोचा हुआ कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय लाइफ इन द हैंड्स ऑफ दिस स्टूपिड। लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत कुछ करना है, सेफ्टी होनी चाहिए। पैसे 2 के 4 लग जाए। हिमेश, आप हो WWE में और रिंग में हो आप, और रिंग में सामने है ग्रेट खल्ली, क्या चैलेंजिंग लाइन दोगे? क्या एक्शन करोगे? एक करोगे कोई लाइन? मैं कहूंगा भाई साहब और मिलके कोलैबोरेशन करते हैं। गुड बात, आई लाइक दैट। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक मूवी में कहा था, हम तो मित्रम यार। सामने एक पता नहीं कौन था, हिज
कभी कभी मूवी थी तो उसमें सामने शायद कोई बहुत बड़ा स्ट्रांग मैन था, तो उसमें डायलॉग बहुत, हम तो मित्रम यार, क्यों मत कर यार प्लीज, हम तो मित्रम यार। चल तो हिमेश, लास्ट में मेरी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे, एक स्ट्रांग सा मैसेज दीजिए। जरूर। मुझे लगता है कि 3 वर्ड्स में मैं अपने मैसेज को ज़रूर क्लोज करूंगा, और मुझे लगता है तीनों चीज़ें हर किसी में होनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ को समराइज करूं तो ये 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला है चुल। एक चुल चाहिए हमेशा, कि कुछ में एक लौती जिंदगी है, उसको क्यों ऐसे बिता देना कि हाँ जी एक ही चीज़ करे जा रहे हैं, कुछ ना सीख रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। एक चुल रहनी चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू लर्न। यस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है इसकी ग्रोथ, राइट। फाइनेंशियल ग्रोथ से भी इंपॉर्टेंट है माइंड की ग्रोथ, क्योंकि पैसा आते जा रहा है लेकिन आप अंदर से फील करते हो मैं एक ढक्कन हूं, तो आपको पैसा अच्छा नहीं तो लगेगा। ये ग्रोथ होगी तो पैसा अपने आप आएगा, वो बाय प्रोडक्ट है, ये इसका अच्छा है, बाय प्रोडक्ट सब है। अच्छा है। हाँ। ये अच्छा है तो आपको पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आए ना आए, लेकिन इसके पीछे भागोगे तो जैसे वो 3 इडियट में कहता है कि झक मार के पैसा सक्सेस तुम्हारा पीछा कर। चुल के बाद सेकंड आ जाता है करेज। नहीं, आपने फिर 2 बातें करी हैं, एक चुल और एक ये। चुल का मतलब जो मैं समझाऊं वो है एक्साइटमेंट। आप एक्साइटमेंट की चुल कर रहे हो या नॉलेज की चुल कर रहे हो? चुल टू डू समथिंग, चुल टू लर्न समथिंग, चुल टू क्रिएट समथिंग। वो चुल होती है ना कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या सीखूं, अब क्या करूं, अब क्या ट्राई करूं, अब कहां सक्सेसफुल हूं, अब कहां फेल हूं। वो चुल चाहिए, राइट। अगर फेलियर है तो है ना यार। हाँ, वो चुल से हमारे शिप जो है वो बंदरगाह पर सेफ है, लेकिन शिप्स बंदरगाह पर रहने के लिए थोड़ी होते हैं, पार्क करने के लिए थोड़ी, पता सेल करने के लिए बने। हमें निकलना है घर के बाहर, माना रिस्क है, इश्क भी तो राइट। दूसरा है करेज। जिंदगी डर डर के नहीं जी जाती, कर कर के जी जाती है, और करने के लिए करेज है। कभी भी कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हिम्मत करने से कॉन्फिडेंस आना, अदरवाइज नहीं आना। स्टेज पे चढ़ने के लिए पहली बार मजाक उड़ सकता है, लोग हंस सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वही करेज आपने एक बार फील कर ली तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो मुझे लगता है करेज के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अनकंफर्टेबल होने को ना अपना पैशन बना लो, अपना प्यार बना लो। कंफर्ट में मजा नहीं है, कुछ अनकंफर्टेबल है ना तो बढ़िया हो रहा है। अपने जोन से बाहर निकलना है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी मिरेकल्स बनेंगे। अगर आप ये सोचो कि उसी एरिया में रहना है, उसी कंफर्ट जोन में रहना है, फियर को नहीं देखना, रिस्क नहीं लेना, तो आपको वही मिलेगा ना जिसके लिए आपने कामना की थी। फिर मत सोचो ना, मत अपने कोई ड्रीम रखो, आप मैनिफेस्ट मत करो ना, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर। प्रॉब्लम ये है ना, लोग तो एक चुल हो गया, दूसरा हो गया करेज, दूसरा करेज, एंड तीसरा जो स्पेशली मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन एंड जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जेन ज़ी, उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में हम। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, लगता है यार नहीं आई एम मेड फॉर ट्रैवल, नहीं आई एम मेड फॉर म्यूजिक, आई एम मेड फॉर बीइंग। इतना शाइन कर रही हैं चीजें कि हमें इतना कुछ हो रहा है, हर एक को लगता है मैं ये करूं, नहीं ये कर, नहीं, और फिर वो डिसाइड करता है अब तो मैं यही करूंगा, और अगले दिन एक वीडियो देख लेता है, फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और क्योंकि हम इंस्टेंट जनरेशन है, 30 मिनट्स में पिज्जा आएगा, 2 मिनट में मैगी बनेगी, तो हमें हर चीज जल्दी चाहिए। हम सोचते हैं ये करना है, मेड फॉर दिस, करते हैं, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आते, एंड वी स्विच। फिर कुछ और चमकता हुआ हमारे सामने आता है, इतनी चमक होती है, हमें वही नजर आ रहा है, हम कुछ और नहीं देखते, वो पकड़ते हैं, एंड वी रियलाइज ये मेरे लिए नहीं था। व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। 3rd C, कोई भी सक्सेस इंस्टेंट नहीं हो सकता, वो होगा तो वैल्यूएबल नहीं होगा, वर्थ इट नहीं होगा। पिज्जा 30 मिनट में चल सकता है, मैगी 2 मिनट में चल सकती है। सक्सेस शुड टेक टाइम, अदरवाइज आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर फाउंडेशन नहीं होगी, अगर रूट स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो पेड़ हमेशा कमजोर रहेगा। जिस पेड़ का रूट स्ट्रांग होता है वो पेड़ सालों साल चलते हैं। तो पहली हो गई चुल, सेकंड हो गया रिस्क, और थर्ड हो गया आपकी कंसिस्टेंसी। चुल, करेज, कंसिस्टेंसी, 3 C's। ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच हिमेश, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग इसी ढंग से हिमेश के साथ में मिलकर के हम लोग बहुत सारी और वीडियोस बनाएंगे। और आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए आपको कौन सी वाली चुल, आपको कौन सी वाली टेक अवे, कौन सा मैसेज जो है वो हिमेश से आपको सीखा है आपने, और आप उसको अपनी लाइफ में जरूर यूज करेंगे। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज़। गुड नाइट।